हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं हूं औलेंद्र यादव। थिंक कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 जुलाई को यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड 2025 की वैकेंसी के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसकी विस्तृत नोटिफिकेशन, उसकी विस्तृत जानकारी उसने कहा था कि 28 जुलाई को उपलब्ध कराई जाएगी और 28 जुलाई से ही फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। आवेदन ऑनलाइन होना प्रारंभ हो जाएगा 28 जुलाई से। तो आज यानी कि 28 जुलाई से यूपीपीएससी के एलटी ग्रेड की वैकेंसी का जो फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। मैं आपको एलटी ग्रेड के साइंस का बैच देने वाला हूं। उसमें मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं एलटी ग्रेड की वैकेंसी में। ठीक है, आपको पता है कि साइंस की सबसे ज़्यादा पोस्ट आई हुई हैं, 1337 पोस्ट आई हुई हैं। तो मन से हम लोग पढ़ेंगे और इस बार क्रैक करेंगे और विस्तृत जानकारी जो यूपीपीएससी ने उपलब्ध कराया है एलटी ग्रेड की वैकेंसी के बारे में, उसको भी थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो विस्तृत जानकारी में उसने क्या कहा है, इसको देख लेते हैं। भाई, यूपीपीएससी ने कहा कि जो विज्ञापन, सॉरी मैंने पहले 16 बोला था, 15 जुलाई को आउट हुआ था और 28 जुलाई से इसमें फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। और फॉर्म ऑनलाइन होने की जो अंतिम तिथि दी गई है वो है 28 अगस्त। ठीक है, फिलहाल जो अंतिम तिथि है वो है 28 अगस्त। ओके, अब इस परीक्षा को कब कराया जा सकता है? यूपीपीएससी ने अभी तक फिलहाल निर्णय लिया है कि इस परीक्षा को वह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हो सकता है आयोजित करे इस परीक्षा को। ठीक है, अब इसके लिए योग्यताएं क्या हैं और जो भी चीज़ें उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस परीक्षा से संबंधित जो विषय, जो आप जैसे साइंस भर रहे हैं तो साइंस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो साइंस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन में स्नातक डिग्री जो है आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन जो होना चाहिए किससे होना चाहिए? फिजिक्स और केमिस्ट्री से होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम साइंस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की है, याद रखना आप। ठीक है, और आपको साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड होना जरूरी है। तो कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा। अगर आप साइंस का आवेदन कर रहे हैं, साइंस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपके विषय में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार से और बीएड होना, वो भी अपीयरिंग, अभी तो इसमें कुछ नहीं कहा गया लेकिन मान के चलिए कि अपीयरिंग नहीं होना चाहिए, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। इसके जो निर्देश हैं, जो नोटिफिकेशन में बातें कही उसके अनुसार यही समझ में आता है। ठीक है, अब आयु सीमा जो है 21 से 40 वर्ष की है आवेदन करने के लिए। ठीक है, अब जो ओबीसी वर्ग हैं, सामान्य ओबीसी ये सब वर्ग हैं, वो 125 रुपये उनका लगेगा, बाकी एससी एसटी का 85 रुपये लगने वाला है। ठीक है, इसमें जो देखो ये विषय हैं सारे आप पढ़ लेना। ठीक है, ये सारे विषय पर के इससे संबंधित जो वैकेंसी आई हुई हैं इस परीक्षा के लिए, है ना। इस वैकेंसी में ऑनलाइन जो आवेदन है वो 28 जुलाई से शुरू होगा और ऑनलाइन आवेदन के लिए ओटीआर की जो प्रक्रिया है वो अनिवार्य है। तो ओटीआर एक ई परीक्षा करके एक वेबसाइट है हमारे गवर्नमेंट की। ठीक है, उस पर आप जाके ओटीआर कर सकते हैं, या तो ये आप यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ओटीआर को आपको लिंक कर देता है, वहाँ पर आपको उस पेज पर भेज देता है जहाँ से ओटीआर संभव हो सकता है। तो ओटीआर प्रक्रिया आप आराम से पहले पूरा कर लीजिए, फिर आप फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक है ना। ओटीआर की प्रक्रिया में एक जो जरूरी कागजात हो सकता है आपके पास ना हो, वो है डोमिसाइल। तो डोमिसाइल बनाकर ही आपका ओटीआर हो पाएगा। ओके, ठीक है। तो आगे बाकी जानकारी और देखते हैं क्या उसने कहा। चलिए, अब ये यूपी ट्रिपल सी ने, सॉरी यूपीपीएससी ने अपने इस विस्तृत नोटिफिकेशन जो आज आया है इसमें बताया है कि परीक्षा का जो पैटर्न कैसा होगा। तो देखो यार, परीक्षा का जो पैटर्न है ये इसमें आपका प्री होगा और मेंस होगा। ठीक है, प्री और मेंस दोनों होगा, मतलब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्नों की संख्या होगी आपके टोटल 150 होगी, जिसमें से 30 तो आपके सामान्य अध्ययन के होंगे और 120 प्रश्न जो होंगे आपका विषय का होगा, मतलब फिजिक्स का 60 और केमिस्ट्री का 60 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, मुख्य विषय से संबंधित ये रहेंगे। जो कुल अंक होगा वो होगा 300 का
और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वह 2 अंक मिलने वाला है आपको, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पर समय जो रहने वाला है वो 2 घंटे रहने वाला है। ओके, ठीक है। द्वितीय चरण मतलब आपने अगर प्रारंभिक परीक्षा पास करे, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, आपको यही ध्यान देना है कि ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है, ठीक है। जबकि जो मुख्य परीक्षा है, जो मुख्य परीक्षा है वो किसे है, वो डिस्क्रिप्टिव मॉडल पे है, मतलब लिखित परीक्षा है मुख्य परीक्षा, ठीक है। इसमें एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे। 20 प्रश्न में को 2 भागों में बांटा गया है, 10 और 10 के पैटर्न पर, ठीक है। तो 10 पहले 10 जो प्रश्न रहेंगे वो जो रहने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का रहने वाला है, और दूसरे जो 10 प्रश्न हैं वो जो प्रश्न हैं वो प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का। जो 8 नंबर का प्रश्न है उसमें आपको जो है 125 शब्दों में अपने उत्तर को देना है। वहीं पर जो 12 नंबर के क्वेश्चन हैं, 12 नंबर के जो प्रश्न हैं उसमें आपको 200 शब्दों में अपने उत्तर को देना है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात? ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस पर। तो यूपी ट्रिपल एससी ने जो साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस दिया है हमें, उस एलटी ग्रेड साइंस का जो सिलेबस दिया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो देखो सबसे पहले पहली जो यूनिट है वो है जनरल फिजिक्स, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हिंदी में यांत्रिकी बोला जाता है, ठीक है। यांत्रिकी में आपको यूनिट डायमेंशन पढ़ना है, ठीक है। वेक्टर और स्केलर पढ़ना है, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने हैं, तो वेक्टर टॉपिक एक पढ़नी है। आपको मोशन पढ़ना है, मोशन की इक्वेशन पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, ठीक है। ये जो आपने 9th में भी पढ़े होते हैं, 11th 12th का मोस्टली सिलेबस आपको इसमें कवर करना है, ठीक है। तो पूरा सिलेबस आपको मैं अभी पीडीएफ फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। जैसे दूसरा पार्ट जो है मैकेनिक्स वाले पार्ट में आपको पूरी 11th क्लास की जो मैकेनिक्स है वो कवर करना है। दूसरा जो पार्ट है इसमें दूसरा हीट है, हीट थर्मोडायनामिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। हीट के जो सारे पोर्शन हैं उनको पढ़ना है, हीट से संबंधित यूनिट को। फिर वेव को भी हमें पढ़ लेना है, ठीक है, वेव को पढ़ना है। देन हमें इसके 12th वाले पोर्शन से कौन कौन सी यूनिट आनी है, वो आएगी ऑप्टिक्स आएगी, ठीक है। ऑप्टिक्स पूरी आपको पढ़नी है, ठीक है। ओके, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपको पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। जैसा कि पिछले बार देखा गया कि एलटी में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है मॉडर्न फिजिक्स से आए हैं, उसके बाद आपका जो प्रश्नों का जो नंबर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रहा है। इस प्रकार से इनका ऑर्डर रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलेबस हमने समझ लिया। तो अब देखो मैं थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ कि थिंकोटा जो प्लेटफॉर्म है ये आपको अपने ऐप पर पूरी लाइव क्लासेस, जहाँ पर आपको बहुत सारे पूरी लाइव क्लासेस उपलब्ध कराएगा। किसका? एलटी ग्रेड से संबंधित सभी सब्जेक्ट का। फिलहाल आपका साइंस का क्लास लाइव हो रहा है जो कि 31 जुलाई तक आपके पास ऑफर है। आप 1999 की जगह 999 रुपये पे कर अपना कोर्स यानी कि बैच ले सकते हैं। उसके लिए आपको थिंक कोटा गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और थिंक कोटा लिखिए। आपको जो हमारा ऐप इस फॉर्मेट में दिखेगा, ऐप पर थिंक कोटा लिखा है, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करिए और कोर्स को वहाँ से बाय कर लीजिए। अब कोर्स में जो आप खरीदेंगे उसमें मिलेगा क्या आपको? देखो पूरा सिस्टमेटिक प्रत्येक लेक्चर के बाद आपको डीपीपीज मिलेंगी, जहाँ से आपको ये अच्छा रहेगा कि आज जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित कितने क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आप आराम से सेम डे पर आपको मिल जाया करेगा डीपीपी के रूप में, ठीक है। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा क्योंकि आप जानते हैं ये परीक्षा में भीड़ काफ़ी है और जो भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उसका समझ लो कि 50% बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सभी का तो सिलेक्शन होना नहीं है। जब होता क्या है, सबका सिलेक्शन क्यों नहीं,
देखो होता क्या है, उसका सिलेक्शन हो पाता है जो अच्छी पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेटजिक पढ़ाई करता है। जिसकी पढ़ाई जितनी स्ट्रेटजिक होगी, पढ़ने का तरीका बहुत मैटर करता है। इसलिए पढ़ने के तरीके में आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर करें। जैसे तैसे नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ के काम अपना खाना पूर्ति नहीं करना होता है हमें, ठीक है। तो आइए बच्चों समझते हैं कि हमने कोर्स में क्या क्या दिया है। आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं डीपीपी, जो डेली आपको लेक्चर के बाद मिल जाया करेगी। इसका सोल्यूशन भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे आपको, ठीक है। टेस्ट जो होंगे हर 15 दिन पे आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है, टेस्ट मिला करेगा। और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सरसाइज शीट मिल जाएगी। इसके लिए ये सारे मटेरियल मैं इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग इसलिए इन सारे मटेरियल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको मार्केट से कोई किताब खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। ये सब मटेरियल खुद ही आपके लिए सफिशिएंट हो आपकी परीक्षा को पास कराने के लिए। तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपको क्लासेस के साथ साथ सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने समझ के लिए, अपने ज्ञान के लिए एनसीईआरटी की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बेटर होगा। आप केमिस्ट्री की तो पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी, बाकी फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भी मैं आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। और मार्केट की जो अच्छी किताबें हैं उनका क्वेश्चन मैं खुद आपके पास लेके आऊँगा। आपको मार्केट की किताबें लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको कोर्स बाय करना है सिंपली, और फ्री हो लेना है। आपको जो पढ़ाया जाए, जो दिया जाए, उसको कंफर्टेबली पूरे ढंग से करिए, तो आपका परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ओके, ठीक है बच्चों। चलो अब आते हैं हम लोग आज की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स से, हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग मैकेनिक्स से अपनी फिजिक्स की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये यहीं से हमारा डेमो क्लास शुरू हो रहा है। आज बस कहानी समझेंगे मैकेनिक्स है क्या, और थोड़ा बहुत मोशन के बारे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, मैकेनिक्स जो है ना, वो समझ लो फिजिक्स की जान है। मैकेनिक्स के बिना फिजिक्स अधूरी है। और 11th का जो मेजर पोर्शन है वो कवर करता है मैकेनिक्स, ठीक है। आप में भी पहले यूनिट जो है वो मैकेनिक्स है, मतलब यांत्रिकी की है पहली यूनिट, ठीक है। मैं बायलैंग्वेज आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आपने कंटेंट देखा, इससे घबराइए मत। टाइपिंग में जो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इंग्लिश में, मतलब हिंदी प्लस आपको इंग्लिश में बायलैंग्वेज चीज़ें बताता चलूँगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं मैकेनिक्स। सबसे पहले तो मैकेनिक्स को ही समझा जाए, मैकेनिक्स है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है इसको पहले पढ़ लेते हैं। मैकेनिक्स द स्टडी ऑफ कॉज, कॉज मतलब कारण, ठीक है, एंड इफेक्ट प्रभाव, ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। जो मैकेनिक्स है इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो बॉडी मोशन कर रही है उसके पीछे एक रीजन क्या है, क्यों कोई बॉडी मोशन करती है, क्या कारण है। अब मोशन करेगी, जो कारण है उसका प्रभाव क्या आया, कारण है उसका प्रभाव क्या आया, उसको भी हम समझते हैं किसके अंतर्गत, मैकेनिक्स के अंतर्गत। तो याद रखना है, हम मैकेनिक्स के अंतर्गत किसी भी वस्तु के गति के कारण और उसका प्रभाव को समझते हैं कि गति क्यों हो रही है, और गति हो रही है तो उसका प्रभाव क्या है, वो किस प्रकार से गति कर रही है, कहाँ जा रही है, किस चाल से जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कहाँ जा रही है। ये सारी बातें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ मोशन के अंतर्गत समझते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना बात हमारी। अब जैसे आप देखो यहाँ पर एक सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है, और सुंदर से डायग्राम में ये दिखाया गया है कि ये जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ जो है सैटेलाइट्स मूव कर रही हैं, उपग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं। अब उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ क्यों चक्कर लगा रहे हैं, वो क्यों अपने पाथ को, अपने रास्तों को छोड़ के हटने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है, इस कारण को, और अगर पाथ पे चल रहे हैं तो किस पाथ पे चल रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं मतलब वृत्तीय गति कर रहे हैं, या इक्लिप्स पे चल रहे हैं, किस प्रकार की गति वो कर रहे हैं, तेज चल रहे हैं, धीमा चल रहे हैं। ये सारा डिस्कशन हम किसके अंतर्गत करते हैं, मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। मैकेनिक्स के अंतर्गत इसका मतलब हम दो चीजें, चमका है नहीं चमका, समझ में आ रहा है ना, अरे बोलो, समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पक्का ना। चलो समझते हैं आगे। तो देखो, ये सुंदर सा विजुअल इसलिए बनाया गया ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें, अच्छा लगे, इंटरेक्टिव लगे आपको क्लास, है ना।
ठीक है, थोड़ा मजा आता है, ठीक है, इंटरेक्टिव क्लास में। तो ये जो उपग्रह हैं इसके चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के, क्यों? अब देखो आप जानते हैं पृथ्वी जो है पुल करती है अपनी तरफ, तो पृथ्वी जो पुल है उसका खिंचाव है, उसके कारण उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ दूसरे डायग्राम में अगर आप देखो तो दूसरे डायग्राम में ये बॉल है, एक बॉल लिया है बालक, बालक जो बॉल लिया है, आप बालक का नाम रामलाल रख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये रामलाल जो है ना, ये बॉल को अपनी ताकत के द्वारा इसको पुल पहले ताकत के द्वारा उछालता है और उछाल के बल लगाकर फोर्स लगाकर वो उसमें बास्केट जो है बास्केटबॉल का जो बास्केट है उसमें डाल देता है बॉल को, ठीक है। अब जो ये बॉल है इसने उठाया और इसको यहाँ तक ले गया, ठीक है। तो आप देखिए कि उसने अपनी ताकत से उसको पुल किया, ताकत लगाया, इसे कॉज कहेंगे हम। जो वो बॉल पे ताकत लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, वो कॉज है, कारण है, ठीक है, किसका? मोशन का। मोशन क्यों होगा? क्योंकि उस पर बल लगाया गया है, ठीक है। बल के बिना मोशन नहीं हो सकता है, याद रखना, ठीक है। अगर मोशन हो रहा है तो वहाँ पर बल का एग्जिस्टेंस है, ये मान के चलिए। अगर मोशन हुआ तो वहाँ पर बल का एग्जिस्टेंस रहेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो ये बालक ने क्या किया, इसको बॉल को फोर्स लगाया, अपनी ताकत का प्रयोग किया और बॉल को यहाँ बास्केटबॉल में पहुंचा दिया। अब बॉल जो है जिस स्पीड से गई, जिस वेग से गई, ठीक है, और कौन से रास्ते को फॉलो की और किस प्रकार से गई, ऊपर गई है या नीचे गई है, इन सारी बातों को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? इफेक्ट ऑफ मोशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। मोशन के प्रभाव मतलब गति के प्रभाव के अंतर्गत करते हैं। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है, समझ पा रहे हैं ना हमारी बातों को? अरे भाई समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करना आप अपनी बातों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी। चलो अब बात आती है हमारी अगली, कि देखो हम लोग समझे क्या कि दो चीज होता है मैकेनिक्स के अंदर, दो बातें पढ़ी जाती हैं, एक तो कॉज पढ़ा जाता है और दूसरा इफेक्ट पढ़ा जाता है। दो चीज पढ़ा जाता है मैकेनिक्स के अंदर, एक तो कॉज ऑफ मोशन मतलब मोशन का कारण, क्यों मोशन हो रहा है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मोशन का प्रभाव, अगर जो कॉज था उसका जो फोर्स लगाया तो उसका प्रभाव क्या रहा, तो मोशन किस प्रकार से हुआ, कहाँ गया, ऊपर गया, नीचे गया, दाएं गया, बाएं गया, ये सारी बातों को डिस्कस करते हैं। तेज गया, धीमा गया, ये सारी बातों, कितना दूर जाके गिरा, किस पाथ से जाके गिरा, रेंज क्या है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स में। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच एनालिसिस द इफेक्ट दैट इज पैरामीटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन। तो मैकेनिक्स को टेक्निकली दो भागों में, अभी जो हम लोग कॉज और इफेक्ट कहे हैं उसको टेक्निकली अगर देखा जाए साइंस की भाषा में तो दो बातें डिस्कस होती हैं, काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है। आप सब पढ़े होंगे पहले ये सारी बातें, बस आपका रिवीजन चल रहा है, कहानी चल रही है यहाँ पर एक, है ना, ठीक है। काइनामेटिक्स, तो काइनामेटिक्स जो है वो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्रभावों को समझते हैं, कितना दूर जाके गिरा, किस रास्ते से जाके गिरा, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, मतलब प्रेक्षण हुआ है या फिर सर्कुलर मतलब वृत्तीय गति कर रहा है, किस प्रकार की गति हो रही है, तेज गति हो रही है, धीमी गति हो रही है, इन सारे चीज़ों को मैथमेटिकली जो हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा इसको दूसरी भाषा में ना मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ मैकेनिक्स भी कहा जाता है काइनेमेटिक्स को। जब हम मैथमेटिकली चीज़ों को समझते हैं, कितना दूर गया, कितना समय लगा, ये सब जो निकालते हैं, इसी को काइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा बात आता है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स क्या है? तो डायनामिक्स के अंदर हम लोग कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, मतलब किस कारण से मोशन हो रहा है, जैसे इनर्सिया पढ़ते हैं, जड़त्व पढ़ते हैं, जड़त्व जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है, नहीं जानते होंगे तो आगे की कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फोर्स के बारे में, बल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं डायनामिक्स के अंतर्गत। क्लियर रहेगा सभी को? ठीक है बच्चा, ओके, समझ पा रहे हैं सभी लोग? ओके ना, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो बात आती है, अब हमने समझ लिया ना कि हम काइनामेटिक्स पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग काइनामेटिक्स सब शुरू कर रहे हैं, मोशन पर चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक्चुअली मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहे हैं, ठीक है।
अब ये डायग्राम में एक सुंदर सा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है और हाथ में लिए हुए रिमोट और टीवी को देख रहा है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए आर यू एट रेस्ट? अच्छा बताओ, इस बालक को आप देख रहे हैं तो ये बालक कैसे लग रहा है? ये आपको लग रहा है, अगर आप इस कमरे में होते और देख के बताते कि ये बालक सोफे पर बैठा और टीवी देख रहा है, दैट इज रेस्ट में है वो, ठीक है। तो क्या ये संभव है, जरूरी है वो रेस्ट में है? अगर आप देख रहे होंगे इस बालक को कि हाँ बैठा है सोफे पे, तो बता सकते हैं कि वो रेस्ट में है? नहीं तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं, ठीक है। जैसे कि बात करेंगे कि आपका जो घर है वो कहाँ है? पृथ्वी पर है, अर्थ सरफेस पर है। और अर्थ सरफेस क्या है? रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, ठीक है। तो इस बालक की बात हो रही है ना, समझ पा रहे हैं बात क्या कर रहे हैं हम लोग? कि बालक क्या बता सकते हैं आप? अभी तो फिलहाल जो दिख रहा है इस हिसाब से तो हम कह देंगे कि बालक जो है वो रेस्ट पे है, दैट इज वो विरामावस्था में है। तो क्या ये श्योर है कि वह विरामावस्था पर है? नहीं भाई नहीं। सभी को पता है कि हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि बालक विरामावस्था में है। बहुत लोग सोचेंगे भाई सही है, विरामावस्था में है, ये तो सोफे पर बैठा है, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ के रोटेशन, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सुंदर सी हमारी पृथ्वी दिख रही है, ठीक है, ये हमारी सुंदर सी पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर रोटेट करती है, ठीक है। अब ये जो बालक है इसी अर्थ पर बैठा हुआ है इंडिया में, ठीक है, यहाँ है इंडिया, इंडिया में बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप बताओ कि अभी तो हम लोग अर्थ ये कह रहे हैं कि अर्थ रोटेट करती है, और आपको ये भी पता होगा अगर ये सन है, सन के चारों तरफ ही चक्कर लगाती रहती है। तो अर्थ दो प्रकार की मोशन ऑलरेडी कर रही है। कौन कौन से मोशन? वो रोटेट कर रही है अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। सूर्य भी क्या करता है? ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है अपनी आकाशगंगा में, ठीक है, ठीक है। और आकाशगंगा भी क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो इस हमारे यूनिवर्स में कोई चीज क्या है? रेस्ट पर नहीं है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई चीज रेस्ट पर है। लेकिन अब बालक जो था उस आपने पीछे देखा कमरे में बैठा है और फिलहाल हमें रेस्ट पर दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्थ क्या है? रोटेट कर रही है अपने अक्ष पर और सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है, अपने धुरी पर चल रही है। अब हम अर्थ पर बैठे हैं, हमारा जो देश है वो भी अर्थ, इसी अर्थ पर है, ठीक है। अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पर हम भी हैं और वो बालक भी है। जैसे कमरे में जो कुर्सियां हैं, मेज है, टेबल है, ये क्या है? उसी अर्थ सरफेस पर है और उसी अर्थ सरफेस पे हम भी हैं। तो हमें क्या होता है? वो चीज़ें रेस्ट पर दिखाई देती हैं, चलती हुई दिखाई नहीं देती हैं। अगर हम कहीं और बैठे होते, मतलब अर्थ से नीचे एक खड़ा होके देखे, एक बंदा यहाँ पर खड़ा होके देखे, ठीक है, अर्थ से बाहर आके वो देखे, तो वो क्या कहेगा यहाँ पर बैठे लोग? अबे तू तो घूम रहा है और कह रहा है मैं रेस्ट पे हूँ। तुम्हारी कुर्सी भी चल रही है, तुम्हारी टेबल भी घूम रही है, तू लोग तो चल रहा है। तो अर्थ पे बैठा हुआ कहेगा नहीं भाई मेरी कुर्सी तो यहीं थी और यहीं पड़ी हुई है, वो तो नहीं चल रही है, मैं भी यहाँ हूँ, राम भी वहीं पर बैठा हुआ है, तो सारे लोग तो वहीं हैं। तो ये जो दूसरी ग्राह पर है या बाहर से, पृथ्वी के बाहर के फ्रेम से देख रहा है, उसको तो सभी चीजें मोशन में लग रही हैं, लेकिन अर्थ सरफेस पे हैं जो, वो मोशन में नहीं लग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी के सभी क्या हैं? एक ही फ्रेम में बैठे हुए हैं। अभी हम लोग लेटर ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर ऑब्जर्वर नहीं होगा, ऑब्जर्वर नहीं होगा तो ये बताना संभव नहीं है कि रेस्ट में है कोई चीज या मोशन में है। एक बात और मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप बताओ, उससे काफी कुछ गेस होने लगेगा, ठीक है। चलो यहीं पर मैं डिस्कस करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, बताओ जल्दी से उत्तर दो। कौन कौन बता पाएगा दिल्ली कहाँ है? मुझे जहाँ तक लगता है सभी लोग अपने घर से बता रहे होंगे या जहाँ प्रेजेंटली हैं वहाँ से बता रहे होंगे, लेकिन मैं तो ये पूछा नहीं, आप उत्तर भी गलत दे रहे हो और मैं प्रश्न भी गलत पूछा हूँ। भाई
लोकेशन बताना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ दिल्ली कहाँ है। तो हमें रेफरेंस चाहिए होता है, ऑब्जर्वर चाहिए होता है जो देख रहा हो मोशन को, रिस्ट पे है या ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो ये अभी जो बातें हुई इनसे हमें ये समझ में आया कि कोई भी चीज चल रही है या विरामावस्था में है, इसको कैसे बताया जा सकता है? वो बताया जा सकता है एक ऑब्जर्वर अगर वहां पर है तभी बताया जा सकता है। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है उससे कोई पता नहीं चलने वाला है जब तक उसे देखने वाला कोई नहीं है। जैसे आप समझो, आपके गैराज में जो आपकी गाड़ी खड़ी है वो प्रेजेंटली विरामावस्था में है या गतिमान है, वो ये बताना संभव आपके लिए नहीं होगा। कहानी पूरी चल रही है, कल हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिलहाल कहानी समझते हैं। अभी तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। ठीक है, तो ऑब्सोल्युटली आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि रेस्ट में है कोई बॉडी या मोशन में, जब तक ऑब्जर्वर नहीं होगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर देखो, मैं आपको समझाने वाला हूँ कुछ बातें। ठीक है, ये देखो, जैसे ये बालक है और ये सुंदर सी कन्या नीचे इसको देख रही है। ठीक है, चलो, अच्छा क्या आप बताओ, ये बताया जा सकता है? देखो, ये एक नीचे सुंदर सी कन्या है, ये इस बालक को देख रही है। ओ, तो देखो, इसमें थोड़ा समझते हैं कि इज द बॉल इन मोशन। अभी हम लोग रिस्ट को समझने की कोशिश किए और हमें ये समझ में आया कि रिस्ट पे कोई है, जैसे वो लड़का वहां बैठा था। हम तब तक नहीं बता सकते थे जब तक उसको कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं होता है। ठीक है, और वहां भी रेफरेंस फ्रेम की बात आती है जो हम लेटर ऑन समझने की कोशिश करेंगे कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अब बात आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बॉल है, ये जो सुंदर सी कन्या है, ये जो बॉल ली है, ये रेस्ट में है, मोशन में है? अभी हम इसकी बात करने वाले हैं। अब मान लो ये टुक 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 करके ये बालक यहाँ पर आ गया, ये बालक जो है यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये बताओ कि ये बालक को ये बॉल जो है कैसे दिखेगी? चलती हुई दिखेगी या विरामावस्था में दिखेगी, मतलब रुकी हुई दिखेगी, कि चल रही होगी? बताओ जल्दी से। तो आप सभी को पता चलना चाहिए कि जब बालक ये आगे जा रहा है इस तरह से, तो इसको लग रहा होगा कि गेंद कहाँ जा रही है? पीछे जा रही है। और ये जो लड़की नीचे खड़ी है, इस लड़की को ये बालक किधर जाता हुआ दिख रहा होगा? आगे। अगर हम बालिका से पूछें, अगर हम बालिका से पूछें, इस कन्या से पूछें कि ये जो लड़का है ऊपर के इस वन में वो किधर गया, तो लड़की कहेगी कि वो आगे जा रहा है भाई, आगे जा रहा है। ठीक है, कौन? इस लड़की के सापेक्ष ये बालक, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर लड़की। ठीक है, अब अगर हम लोग ऑब्जर्वर किसको बना दें? बालक को बना दें और पूछें बालक से कि गेंद और लड़की किधर जा रहे हैं, तो क्या उस, या पूछा जाए कि क्या वो रेस्ट में है, तो वो बोलेगा नहीं, रेस्ट में नहीं है, वो पीछे जा रही हैं। देखो, एक बड़ी प्रॉब्लम है मनुष्य की, वो अपने बारे में बात नहीं करना चाहता है, वो दूसरे के बारे में ही बात करेगा कि तुम जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये नहीं कहने वाला है कि मैं आगे जा रहा हूँ। वो आपसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ इंसिडेंस, तो वो कहेगा कि बॉल और लड़की जो है वो पीछे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जब बालक आगे जा रहा होगा तो बालक को बॉल और लड़की पीछे की तरफ जाती हुई दिख रही होंगी, जबकि हम अगर देख रहे हैं तो लड़की क्या है? रेस्ट पर है, और बॉल भी क्या है? रेस्ट पे है, बालक चल रहा है। तो देखो, यहाँ पर ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है कौन रेस्ट पे है, कौन मोशन में है। ये सारी बातें हम कैसे समझ सकते हैं? जब तक हमें ऑब्जर्वर बताएगा नहीं। ठीक है, ऑब्जर्वर जब हमें बताएगा तभी हम समझ पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। अगर ऑब्जर्वर नहीं है वहां पर प्रेजेंट, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, अब दूसरी बात आते हैं, दूसरे केस में एक बात और समझते हैं, एक सिचुएशन और समझने की कोशिश करते हैं। बालक को क्या किया हम लोग? यहाँ टुक 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 करके यहाँ ला के खड़ा कर दिए। ठीक है, बालक को हम यहाँ खड़ा कर दिए और बाल को भी लाए और यहाँ कर दिए सेम टाइम पर। ये दोनों घटनाएं
सेम टाइम पर हो रहे हैं। बालक के साथ साथ बॉल भी गई है, यहाँ मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ विजुअल, ठीक है, ठीक है, विजुअल दिखाने के संभव नहीं हो पा रहा है, नहीं तो आपको दिखाते कि बॉल और बालक साथ चल रहे हैं। अब दोनों, अब देखो बालक अगर बॉल को देख रहा है तो क्या बताओ, बालक को बॉल चलती हुई दिखेगी? जल्दी बताओ, अब बताइए भाई। बालक को बॉल रेस्ट पर दिखेगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो सेम है और साथ साथ मूव कर रहे हैं। उसके बगल बगल टुक 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 बॉल भी चल रही है, तो वो बॉल उसके साथ क्या रेस्ट पे दिख रही है, वो बालक को बॉल रेस्ट पे दिख रही है, क्योंकि वो उसके साथ चल रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप देखो, कभी आप बाइक पर बैठे हो, बगल में आपका दोस्त बाइक से जा रहा है, ठीक है ना, और आप दोनों सेम स्पीड से साथ साथ चल रहे हो। अगर इर्द गिर्द की सिचुएशन हमें ना दिखे, पेड़ ना दिखे, पोल ना दिखे, ये मतलब आइसोलेशन में डाल दिया जाए आपको, ठीक है, तो आपको कुछ भी साइड में ऑब्जेक्ट ना दिखाई दें, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, जो आप हो और आपका जो दोस्त है दूसरी बाइक पर जो चल रहा है साथ में, वो दोनों क्या है, रेस्ट की कंडीशन में है। चाहे उस दोस्त से पूछा जाए कि आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, तो वो कहेगा वो रेस्ट पर है, और आप पूछोगे उससे तो वो भी कहेगा रेस्ट में है, और आपको भी वो रेस्ट पर ही लगेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर साथ चल रहे हैं, सेम स्पीड चल रहे हैं, तो रेस्ट की कंडीशन में दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब अगर इस लड़की से, जो नीचे लड़की खड़ी हुई है, इस लड़की से पूछा जाए बॉल और बालक के बारे में, तो कहेगी दोनों आगे की तरफ गए हैं, बॉल भी गई है और बालक भी गया है। तो देखो ऑब्जर्वर पर सब पूरा केस डिपेंड करता है, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसे नहीं डिफाइन करना कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, तो याद रखना ये चीज़ें, ठीक है ना। हम कभी भी सिंपली डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई मोशन में है बिना ऑब्जर्वर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कब, कौन देखा और कहाँ देखा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। किसने देखा, कब देखा और कहाँ देखा। जब भी रेस्ट और मोशन की बात आए तो आप याद रखना कि ये तीन बातें हमें ज़रूर याद आनी चाहिए कि किसने, कब और कहाँ देखा। किसने देखा, कब देखा और कहाँ देखा, तभी आप पूरे रेस्ट और मोशन को समझ पाओगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो लगेगा कि वो रेस्ट में है। जैसे अभी आपने देखा ना कि हम पृथ्वी पर बैठे थे, हम देख रहे हैं कमरे में बालक रेस्ट पे है, लेकिन पृथ्वी से बाहर से कोई कह रहा नहीं तुम लोग तो चल रहे हो, मोशन में है। तो वहाँ से भी ये बात समझ में आई हमें कि भाई हम बिना ऑब्जर्वर के कुछ नहीं कह सकते। ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से हमें देख पा रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बातों को। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अब एक बात और देख लेते हैं, अभी आदत नहीं हुई यार। चलो अब हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस फ्रेम, वही अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे हैं ना कि अर्थ पर हम भी हैं उसी सरफेस पर, और लड़का भी वहीं सोफे पर बैठा था, तो हमने बोला रेस्ट में है। जबकि दूसरे ग्रह से, दूसरे जगह से अर्थ के बाहर से देखा जा रहा है, तो हम लोग मोशन में दिख रहे हैं। तो बात कहाँ आती है, ऑब्जर्वर किस फ्रेम में बैठा हुआ है और आप किस फ्रेम में बैठे हो। अभी तक तो हम खाली ये समझे हैं कि रेस्ट और मोशन क्या था, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन की थोड़ी सी अभी हम लोग परिभाषा अगर समझना चाहें, मैं लिखा दूंगा या लिख लीजिएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को बदलता है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष, तो वो मोशन में कहलाता है। अगर किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपने स्थिति को, अपने पोजीशन को नहीं बदलता है, तो वो रेस्ट में कहलाता है। क्लियर रहेगा ना, कहीं लिख लेना भाई, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये डिफिनीशन थी रेस्ट एंड मोशन की। ये डिफिनीशन को समझने से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ये समझना कि रेस्ट कब होता है और मोशन की सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। समझ पाए सभी लोग।
अब आते हैं बात इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम नाम की चीज जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बालक जो है यहाँ पर खड़ा है, रेफरेंस फ्रेम कैसे समझा जाता है, आप उस फ्रेम पर जाके बैठ जाओ, यहाँ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये रेफरेंस फ्रेम, बालक यहाँ खड़ा है और ये जो कार है नीचे कार जो दिखाई दे रही है, कार इधर जा रही है, तो बालक के रेस्पेक्ट मान लो कार में दो लोग बैठे हैं, कार में दो लोग बैठे हैं, ये कार में एक जो बैठा है वो दूसरे को देख रहा है, तो वो दूसरा वाला उसको क्या लग रहा होगा, रेस्ट में लग रहा होगा। लेकिन ये जो बाहर बालक बैठा हुआ है, जो बालक बाहर खड़ा हुआ है, क्या ये कार में जो लोग बैठे हैं वो उसे रेस्ट में लगेंगे, नहीं, वो रेस्ट में नहीं लगेंगे। क्यों, क्योंकि ये बालक अलग रेफरेंस फ्रेम में है और हम इन दोनों को कार के रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक है। तो बालक के रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कार में जो लोग बैठे हैं तो वो बालक को मूव करते हुए दिखाई देंगे, मोशन में दिखेंगे, जबकि जो कार में दो लोग बैठे हैं वो एक दूसरे को जब देखेंगे तो वो रेस्ट में दिखाई देंगे। तो यही है रेफरेंस फ्रेम की इंपॉर्टेंस, ठीक है। आप किस रेफरेंस फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं, ऑब्जर्वर ही नहीं, रेफरेंस फ्रेम का भी वैल्यू होता है, ठीक है। ऑब्जर्वर किस फ्रेम में बैठा हुआ है, मान लो ऑब्जर्वर भी उसी फ्रेम में बैठा हुआ है तो सेम टाइम पर दोनों रेस्ट पर दिखाई देंगे। जैसे ट्रेन का एग्जांपल लो, देखो आपने देखा होगा, ये आपके जीवन में ये घटना हुई है ट्रेन वाला, कि आप अपनी ट्रेन बैठे हैं, बगल में एक ट्रेन बैठी वो भी दोनों खड़ी हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो ट्रेन चलती है तो हमें लगता है हमारी भी ट्रेन चलने लगी है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति आने लगती है, ठीक है। हमारे सामने वाला बैठा दिखता है, हम तब सामने वाले को देखते हैं चल रहा है कि बैठा, तो ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, समझ में आ रहा है बात कि नहीं। तो रेफरेंस फ्रेम का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, कहानी चल रही है, ठीक है। तो हमें क्या समझे यहाँ से कि ये जो बालक है, अगर कार मूव कर रही है तो बालक को दोनों चलते हुए दिखाई देंगे, अगर कार मूव नहीं कर रही है तो बालक को दोनों क्या होंगे, रेस्ट की कंडीशन में दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल फ्रेम वो भी स्टॉप कंडीशन में रहेगा, ठीक है। अब कार मूव कर रही है तो ये जो दोनों अंदर बैठे हुए हैं एक दूसरे को क्या है देख रहे होंगे, तो दोनों क्या होंगे, रेस्ट की कंडीशन में दिखाई देंगे, क्योंकि वो दोनों एक ही फ्रेम में बैठे हुए हैं, ठीक है। समझ पा रहेगा आप सभी को। चलिए अब हम लोग कुछ डिफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मोशन, मोशन की रिलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, सापेक्ष जो गुण हैं, सापेक्षता के गुण क्या होते हैं मोशन के। तो देखो, मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है। मतलब अभी यही कहानी चल रही है इतने देर से, हम बस इतनी सी बात समझना चाह रहे हैं कि रेस्ट और मोशन जो है तब तक नहीं डिफाइन हो सकते हैं जब तक ऑब्जेक्ट और उसका ऑब्जर्वर नहीं होगा। मतलब जो करता है और उसे देखने वाला नहीं होगा, वस्तु नहीं होगी और व्यक्ति नहीं होगा देखने वाला, तो वहाँ पर कोई चीज़ हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, रेस्ट और मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन तभी किया जा सकता है जब वहाँ पर ऑब्जेक्ट एज वेल एज उसके साथ ऑब्जर्वर उपस्थित होगा, ठीक है। दूसरी बात है, देर इज नथिंग लाइक ऑब्सोल्यूट मोशन और ऑब्सोल्यूट रेस्ट, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं आप डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ पूरी तरह से मोशन में होगा या पूरी तरह से रेस्ट में होगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिलेटिव बातें हैं, ठीक है। रिलेटिव बातें होती हैं, रेस्ट और मोशन क्या होता है, रिलेटिव बातें हैं, सापेक्षिक बातें होती हैं। हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। अब अगली बात जो है, तीसरी बात, मोशन इज ओनली डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो मोशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है। तब तक हम मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं जब तक वहां पर ऑब्जर्वर प्रेजेंट ना हो। क्लियर रहेगा सभी को, समझ पा रहे हैं, ठीक है ना बच्चा पार्टी, फिर से बताएं, चलो फिर से समझ लेते हैं। तो ये रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मोशन मतलब गति की जो सापेक्षिक प्रॉपर्टी होती है, गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ
ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। मोशन जो होती है संयुक्त गुण है किसका, ऑब्जेक्ट का, वस्तु का और उसको देखने ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति का, ठीक है ना, ठीक है। अब देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन, कोई भी चीज पूरी तरह से मोशन में या गति में नहीं हो सकती है और न ही वह पूरी तरह से रेस्ट में हो सकती है। अभी आपने अर्थ के केस में, बच्चों के केस में, बहुत सारे केस मैंने डिस्कस किया, सारे केस से यही समझ में आ रहा है कि हम कभी भी इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में, एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं जब तक वहां पर ऑब्जर्वर और फ्रेम और ऐसी चीजें ना हो, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना सभी लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अभी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो रहा था, बातें उसकी बात अब हम लोग कर लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। द फ्रेम अटैच्ड विद ऑब्जर्वर, मान लो कि कोई भी फ्रेम, ठीक है, तंत्र, फ्रेम मतलब तंत्र, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर को आपने बैठा दिया तो ये क्या हो गया, फ्रेम। ऑब्जर्वर इस फ्रेम में बैठा हुआ चीज़ों को देखेगा। अब इसी के रेस्पेक्ट में चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे कि इस फ्रेम के, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे उनके मोशन को ये ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पॉइंट फ्रॉम वेयर मेजरमेंट आर टेकन, कोई भी बिंदु जहां से सारे, मान लो ये ओरिजिन, जैसे हम लोग ओरिजिन को मानते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, ओरिजिन मतलब केंद्र बिंदु को नॉर्मली मानते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट किसे माना जाता है, तो एक तो रेफरेंस फ्रेम होता है कि आप किस तंत्र में बैठे हैं, अब उस तंत्र में किस पॉइंट पर बैठे हुए हैं, किस केंद्र बिंदु पर बैठे हैं, उसी को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। जो निर्देश तंत्र है, जो निर्देश तंत्र है, उस निर्देश तंत्र में आप किस पॉइंट पर जाकर बैठे हैं उस पॉइंट को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। और फ्रेम को कहा जाता है, जो फ्रेम है, जो निर्देश तंत्र है, उसको कहा जाता है रेफरेंस फ्रेम। उसी फ्रेम में, निर्देश तंत्र में वो ऑब्जर्वर है जो है, जो चीज़ों को देख रहा है, जो सर्वेयर है, वो बैठा हुआ होगा, ठीक है ना। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो एज्यूम कर लिया जाता है कि एट दैट टाइम रेस्ट में है, ठीक है। जब तक उसे रेस्ट में नहीं मानेंगे तब तक दूसरे के मोशन को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जब भी किसी भी चीज़ को देखा जाता है तो ऑब्जर्वर रेस्ट में होता है और जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग वॉच कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। जो किसी ऑब्जेक्ट, जैसे एक बालक खड़ा था रोड किनारे, खड़ा था कि चल रहा था, मैटर वो नहीं है। मान लो साइकिल से जा रहा था, उसके बगल से कार निकल रही है, वो साइकिल से जा रहा था, उसके बगल से कार निकल रही है। अगर वो बालक से, हम बालक को ऑब्जर्वर मान लिए तो अब बालक को क्या मानना पड़ेगा कि वो रेस्ट में है, एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि वो रेस्ट में है और वो कार के बारे में ऑब्जर्वेशन अपनी दे रहा होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम जो है रेस्ट में हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं उस समय हम रेफरेंस फ्रेम को रेस्ट में मान लेते हैं। क्लियर रहेगा। तो तंत्र में जहां पर ऑब्जर्वर बैठा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसे रेफरेंस पॉइंट, और यहीं से सारे मेजरमेंट, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमने कहा ये 3,2, तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस पर 3 चला है और इस पर 2 चला है, तब यहाँ वो पहुंचा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात, ठीक है। अब देखो रेफरेंस फ्रेम में कुछ बातें और ध्यान देना है। तो रेफरेंस फ्रेम में होते कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब कह रहा है वेयर, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसे हम लोग स्पेस कोऑर्डिनेट कहते हैं। अभी हमने कहा ना कि ये मान लो 3 यूनिट x पर चला और 2 यूनिट y पर चला, तो ये 3,2 पर चला, स्पेस कोऑर्डिनेट इसका 3,2 हुआ, ठीक है। तो कहाँ है और कब है और हु रिपोर्टेड, कौन बताया, ये बालक बताया कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉल है, वो 3,2 पर है और किस समय ये घड़ी में शो हो रहा होगा। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है रेफरेंस फ्रेम में, ठीक है। तो स्पेस कोऑर्डिनेट हमें मिल जाता है। तो स्पेस कोऑर्डिनेट क्या बताता है, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है और कब है और किसने उसे देखा। 3 बातें याद रखना है, कहाँ, कब और किसने देखा, तभी हम रेफरेंस फ्रेम को पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।
ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आगे समझते हैं। अब बात आती है डिस्टेंस की, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? तो देखो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड इन ट्रेवलिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो दूरी जो होती है, आप सभी को पता होगा कि दूरी का परिभाषा क्या है कि एक्चुअल पाथ लेंथ, वास्तविक पथ की जो लंबाई है, वास्तविक पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? कहते हैं दूरी। चाहे वो ऐसे ऐसे गया हो, चाहे सीधे गया हो, चाहे मतलब ये कार जो है ऐसे ऐसे गई हो, ठीक है। तो ये यहाँ से इनिशियल से ये फाइनल पोजीशन पर तक पहुँचने में ऐसे 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 जितना भी किलोमीटर गई है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर डायग्राम में ये कार इस तरह से कुछ चढ़ते हुए जाएगी, तो ये एक्चुअल पाथ की जो लंबाई है, जो एक्चुअल पाथ की लंबाई मान लो 13 किलोमीटर है, इसी को अपन कहते हैं डिस्टेंस। याद रहेगा? सभी को समझ आ रहा होगा? ये सब बेसिक बातें चल रही हैं, सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट रहे तो बताना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि जो मूल पथ है, मूल पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब दूरी जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है, यह एक अदिश राशि है। दूरी जो क्या है, वह अदिश राशि है, ठीक है। दूरी अदिश राशि है, क्लियर रहेगा? ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो किलोमीटर होता है, मीटर हो सकता है, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। ये सब बातें बेसिक याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं? एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब वास्तविक पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। आप जो अपने घर से निकलते हैं और कोचिंग जाते हैं, तो जो आप इस तरह से घूमते 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 जाते हैं, उस पूरे को अगर फीते से नाप लिया जाए, तो जो जैसे जैसे घूमे थे वैसे पूरा एग्जैक्टली नापा जाए, तो उसकी जो लंबाई आने वाली उसी को अपन क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्लियर रहेगा? दूरी जो होती है वह एक अदिश राशि होती है। इसको हम, इसका जो मात्रक है वो मीटर स्टैंडर्ड, ठीक है। किलोमीटर भी यूज़ किया जाता है, आपको जानते हैं इसको बताने के लिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए अगली बात हम लोग कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन हिंदी में कहा जाता है। डिस्टेंस क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। हिंदी में कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे हम, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसको सामान्य भाषा में कह देते हैं शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ ए पर है और ये वूम वूम करते हुए बी पर पहुंचा, तो ये पाथ जो है, ये जैसे जैसे गया था, इसे तो हम लोग दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन इस पाथ से ए से बी तक एक अगर सीधी रेखा खींच दी जाए, जिसे हम लोग एक्स से कह दें, तो ये जो एक्स हुआ, ये किसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। मान लो ऐसे 13 किलोमीटर था इसका दूरी, और जो डिस्प्लेसमेंट इसका बता रहे हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस बता रहे हैं, वो 3 किलोमीटर भी हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? 5 किलोमीटर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये कार यहाँ से यहाँ मान लो पहुंची, एक सीधी सीधी रेखा में गई, या फिर यहाँ से यहाँ एक सीधी रेखा में गई, तो ये जो मतलब एक्चुअली तो ये ऐसे जा रही है, तिरछे जा रही है, घूमते हुए जा रही है, लेकिन ये सीधी रेखा वाली जो इनिशियल से फाइनल के बीच जो सीधी रेखा एक जोड़ रही है, उसकी लंबाई जो है वही हमें क्या बताता है? उसके डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन की बात करता है, ठीक है। अब विस्थापन जो होता है वह क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब सदिश राशि होता है। याद रखना, विस्थापन एक सदिश राशि है। बताओ बच्चों, अभी तक के लेक्चर में आपको कुछ डाउट रहा? नहीं ना? हो सकता है पहला लेक्चर आपको, देखो होता क्या है, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव प्रॉपर्टी को समझने में थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के लिए मैंने आपको ज़्यादा समय लिया, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो याद रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मतलब पूर्णतः रेस्ट में नहीं रह सकता है और पूर्णतः मोशन में भी नहीं रह सकता है। वह निर्भर करता है कब, किसने और कहाँ उसे देखा।
समझ रहे हैं कि नहीं, और किस फ्रेम से देखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया गया उतना अच्छे से, क्योंकि हम लोग अभी इसका जो दूसरा पार्ट होता है डायनामिक्स, जैसे कॉज ऑफ मोशन फोर्स में, बल में, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ते हो ना, गति के नियम, वहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ हम लोग इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर हमने खाली ओवरव्यू दिया है, कहानी थी, लेकिन अब आपको मैथमेटिक्स के साथ यहाँ पर चलना शुरू करना पड़ेगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, ये सारे निर्देशांक जो है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना सभी बच्चों, क्लियर रहेगा? तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।